दोस्तों नमस्कार, आई एम आकाश कुमार और स्वागत है आपका अपनी इस क्लास में। आज की जो क्लास है वो पोइट्री की क्लास है। पोइट्री को लेकर फ्लेमिंगो पोइट्री को लेकर मैं दो क्लासेस आपको दे चुका हूं। दोनों क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तुरंत जाके देखिएगा। पहली क्लास जो मैंने दी थी पोइट्री की, वो हमने एक फॉर्मेट डिसाइड किया था, किसका? एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, कि किसी भी कविता की जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसको कुछ फॉर्मेट उसका होता है, उस फॉर्मेट में उसको करना चाहिए, जिसे हमें 4 में से 4 या 5 में से 5 या 6 में से 6 जित जो आपके बोर्ड में है उनमें से पूरे मार्क्स लिए जा सके। ठीक है। और दूसरी जो भी क्लास मैंने दी थी शायद 2 दिन पहले, उस क्लास में हमने जितनी भी आपकी पॉम्स है उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, LAT को, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अगर आपने ये क्लास छोड़ दी है तो इस क्लास को सबसे पहले देख लें। और मेरी आज की क्लास को देखने से पहले आपको एक्सप्लेनेशन की फॉर्मेट की क्लास जरूर देख लेनी है, जिससे कि आप सही ढंग से समझ पाओ कि आखिर में किस तरह से हमको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करनी है। अब आज की क्लास का कंटेंट क्या है? देखो, आज की क्लास का कंटेंट हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और आज जिस कविता को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और जो फॉर्मेट मैंने आपको दिया है, उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करके जिस कविता को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जॉन केट्स की बहुत अच्छी कविता है। ठीक है। तो थोड़ा सा इससे पहले कि हम इस कविता के स्टेंजर्स की तरफ जाएं, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए एक्सप्लेनेशन का, राइट? वो जो उस क्लास में मैंने आपसे डिस्कस हमारी हुई थी, हल्का सा मैं उस फॉर्मेट को आपके सामने वापस ले रहा हूं। डिटेल फॉर्मेट किस तरह से यूज करना है मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, राइट? तो फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले रेफरेंस लिखना, उसके बाद में कॉन्टेक्स्ट लिखना। रेफरेंस में हम दो चीजें लिखते हैं, कविता का नाम, कि आपकी कविता का जो टाइटल है वो, और साथ में जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम इसमें लिखा जाता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आपको स्टेंजा दिया गया है, जो भी आपको पीस ऑफ पोइट्री दिया गया, उसमें मेन बात क्या की गई है, ये हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में लिखते हैं। ठीक है। उस क्लास में मैंने अच्छी तरह समझा रखा है इसको, तो वो क्लास जरूर आप लीजिए। सेकंड बात है एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में मैंने ऑलरेडी कुछ वर्ड्स दे रखे थे, इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं उस क्लास में आपको बता चुका हूं। तो तीसरा पॉइंट हमारा जो होता है, पहला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, रेफरेंस हो गया, दूसरा हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया, और तीसरा पॉइंट हमारा कौन सा होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है। और चौथे पॉइंट के अंदर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल अप्रिसिएशन को डालेंगे। ठीक है। और क्रिटिकल अप्रिसिएशन कई तरह से डाला जाता है, राइट? तो इसमें मैंने आपको समझा रहा, थीम कैसे लिखनी है, टोन कैसे लिखना है, ठीक है, या फिगर ऑफ स्पीच अगर उसमें आए हुआ तो फिगर ऑफ स्पीच कैसे लिखना है, और अगर कोई लैंग्वेज में कमेंट डाली तो लैंग्वेज कमेंट कैसे डालनी है। इस पूरे फॉर्मेट को मैं पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो उस क्लास को आप सबसे पहले लीजिए। और आज हम चलते हैं जॉन कीट्स की जो कविता है थिंग ऑफ ब्यूटी, उसको समझने के लिए। ठीक है, आराम से समझना। ये जो फर्स्ट स्टेंज है इसको मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाने वाला, ये आप स्कूल में कर रहे हो। ठीक है, आपके जो भी टीचर्स हैं डेफिनेटली उनको बता दिया होगा उनको लाइन टू लाइन। मेरा सीधा सा एक वो है, डायरेक्ट वे जो है, कि अगर ये स्टेंजा हमारे एग्जाम में आता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन हमको कैसे करनी है कि एग्जामिनर हमें 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दे। ठीक है। तो देखो, इसके लिए सबसे पहली बात, अगर आप 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स या 6 आउट ऑफ 6 जैसे भी आपको बोर्ड में है, राइट, लेना चाहते हैं, तो पहला काम ये करना कि आपको जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, कौन कौन से, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ये चारों पॉइंट्स ठीक ठाक लिख के आने हैं जैसा आपको बताया जाए। दूसरी बात, लैंग्वेज को सिंपल रखना है। मैं पिछली क्लास में भी कहा था, फिर कह देता हूं, यहां कोई टफ वोकेबलरी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, आसान भाषा लिखो। और अपने आप को सर्किल से बचाना है, यानी मिस्टेक से बचाना है। जितने ज्यादा आपकी मिस्टेक्स होगी उतने माइनस क्या होंगे, आपके मार्क्स होंगे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, नो एरर, कोशिश करनी कि उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हमारी ना हो, जिससे एग्जामिनर को हम क्या करें, गोला लगाने का मौका ना दें। ठीक है। तो अब इसकी हिंदी ट्रांसलेशन क्या है ये तो आप देखते रहोगे, आपने पढ़ लिया होगा। मेरा सीधा सा है कि इसकी लाइन टू लाइन आपके सामने में एक्सप्लेनेशन रखूं, राइट? इस पूरी क्लास की पीडीएफ आप अपने ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है द ज़ील बाय आकाश कुमार। वहां पे जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, ये जैसे अभी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इस पूरे कंटेंट को इंग्लिश में भी है और साथ में उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है। मैं चाहता हूं क्लास करने के बाद में आपको दोबारा इस क्लास में आने की जरूरत ही ना पड़े, आप उसकी पीडीएफ निकाल लें और उसको आप आराम से क्या कर लें, समझ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम रेफरेंस डालेंगे। आप जानते हैं कि रेफरेंस
है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जॉन कीट्स की कविता है थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका जो फर्स्ट स्टेंजा अगर ये एग्जाम में आ जाता है, जैसा कि अभी 2025 के सप्लीमेंट्री में आया है ये, ठीक है, 2025 के सप्लीमेंट्री में आया है, तो इस बार क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए जरा, सबसे पहले हम रेफरेंस डालेंगे, ठीक है, और रेफरेंस में क्या यही बात लिखनी है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फेमस पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कि इन लाइनों को कहां से लिया गया, कहां से लिया गया, इन पंक्तियों को लिया गया है एक प्रसिद्ध कविता जिसका नाम, जिसका टाइटल क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इट इज रिटन बाय जॉन कीट्स। इसको किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय जॉन कीट्स। यहां आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है, आसान रखो लैंग्वेज को, टफ लेने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा ओल्ड लैंग्वेज लेने की जरूरत भी नहीं है। कई बार मैंने देखा कि बच्चा यहाँ पे जॉन कीट्स से पहले बहुत सारे मॉडिफायर्स लगा देता है, जरूरत नहीं है, सिंपल लिखो, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है, कॉन्टेक्स्ट में लिखना है कि ये जो हमें स्टेंजा दिया है इसका क्रक्स क्या है। क्रक्स का मतलब होता है कि मैं निचोड़ कहना क्या चाहता कवि इस स्टेंजा में। तो इस स्टेंजा में क्या कहना चाहता कि इन दीज लाइन्स, इन लाइन्स में, इन पंक्तियों में, द पोइट कन्वेज, पोइट कन्वे करता, कन्वे का मतलब क्या होता है, कहना ही होता है। आप कन्वे की स्पेलिंग भूल जाओ, छोटे बच्चे हो आप 12वीं क्लास के, भूल भी सकते हो स्पेलिंग, है ना। तो कन्वे की जगह पे आप सेज लिख के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। और कन्वे शब्द कौन सा मुश्किल है, वो भी आसान ही है। तो इन दीज लाइन्स द पोइट कन्वेज दैट, कि इन पंक्तियों में कवि कन्वे करता है, कवि कहता है दैट कि ब्यूटी नेवर फेड्स, कि जो सुंदरता है वो कभी फैड नहीं होती है, कभी धूमिल नहीं होती है, कभी अंत नहीं होता उसका। इट ऑलवेज गिव्स पीस, ये हमेशा शांति देती है, कंफर्ट आराम देती है, एंड एवरलास्टिंग जॉय टू ह्यूमन लाइफ, कि ये मानव जीवन को, किसको देती है, मानव जीवन को क्या देती है, तीन चीजें देती है, शांति देती है, कंफर्ट देती है, आराम देती है, और हमेशा बनी रहने वाली एवरलास्टिंग जॉय, आनंद, हमेशा बना रहने वाला आनंद हमको ब्यूटी क्या करती है, प्रदान करती है। ये इस स्टेंजा का क्या आपका कॉन्टेक्स्ट है, मेन क्रक्स है, ठीक है। तो मैं सोचता हूं कि आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन आप जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे उसके अंदर अंदर हिंदी ट्रांसलेशन इसका है, तो दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जो आपको, कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आता हो। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे, ध्यान रखना, ध्यान समझना, एक एक वर्ड को समझना, ठीक है। रटने की कोशिश मत करना, बस समझना, दो चार बार रिवाइज करोगे आपको क्या हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन में जो आपको मैंने फॉर्मेट बताया था, उस फॉर्मेट में आपने देखा होगा मैंने इस्तेमाल किया था, देखो ये वाली लाइन, इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोइट सेज, ये लाइन मैंने इस्तेमाल की थी। फिर मैंने कहा था देन ही एड्स दैट, देखो ये फॉर्मेट की लाइन है। फिर मैंने इसमें एक और लाइन इस्तेमाल की है, ये देखिए, मोर ओवर ही स्टेट्स दैट, ठीक है, और लास्ट में ही फर्दर सेज दैट, और यहाँ पे अंत में जाके एक और मैंने लाइन इस्तेमाल की थी, फाइनली कंक्लूड्स द स्टेंजा बाय सेइंग दैट। जिन लाइंस को मैंने अंडरलाइन कर रखा है इन्हीं को मैंने फॉर्मेट में इस्तेमाल किया था। तो फॉर्मेट को इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके सामने ये एग्जाम्पल है, तो उस क्लास को आप जाके एक बार देख लो। अगर कोई ऐसा स्टेंजा आ जाता है जो आपको याद नहीं है, तो भी आप इन लाइंस का इस्तेमाल करके एक ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो देखिए, इन द वेरी फर्स्ट लाइन, पहली ही पंक्ति के अंदर, द पोइट सेज, कवि कहता है दैट कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स जॉय अस, गिव्स अस जॉय फॉर एवर, कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, सुंदर वस्तु है, वो हमें हमेशा हमेशा के लिए क्या करती है, आनंद प्रदान करती है। वो जो स्टेंजा है उसकी पहली लाइन यही कहती है, ठीक है। देन के बाद, इसके बाद ही एड्स दैट, वो इसमें जोड़ता है, यानी सेकंड पंक्ति में क्या कहता है। देखो ये जो आपका स्टेंजा ना, इसको मैं लाइन टू लाइन एक्सपेंड कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अगली पंक्ति में क्या कहता है, ही एड्स दैट, वो अगली पंक्ति में कहता है कि इट्स चार्म नेवर फेड्स, कि इसका जो चार्म है, इसका जो आकर्षण है, वो कभी फैड नहीं होता है, कभी धूमिल नहीं होता है, धुंधला नहीं होता है। रैदर, बल्कि इट इंक्रीजेस विद टाइम, ये समय के साथ में बढ़ता रहता है, ठीक है। ये कौन सी पंक्ति है, ये आप स्टेंजा में देखो, ये वाली पंक्ति है, इसमें लिखा है ना, फर्स्ट लाइन तो यही है, लगभग वही लाइन इस्तेमाल की है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, पहली पंक्ति थी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस,
इसका जो लवलीनेस है, इसकी जो ब्यूटी है, वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है किस साथ में, समय के साथ में। ठीक है, तो फिर देखते हैं हम। तो देखो, इन द वेरी फर्स्ट लाइन द पोइट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय फॉरएवर। सेकेंड लाइन इज देन ही एड्स, वो उसके बाद वो ऐड करता है कि वो इसके बारे में अतिरिक्त बात कहता है कि इट्स चार्म नेवर फेड्स, इसका जो चार्म है, इसका जो आकर्षण है, वो कभी फैड नहीं होता है, बल्कि फैड होने के स्थान पर क्या करता है, इट इंक्रीजेस। इंक्रीजेस का मतलब होता है बढ़ जाना। अगर आप वर्ड भूल जाओ तो आप लिख सकते हो ग्रोज। ठीक है, ये शब्द आपको आता होगा, इंक्रीज भी वर्ड आपको आता ही होगा। तो रैदर इट इंक्रीजेस विद टाइम, ये समय के साथ में क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो, मैं ऑलरेडी सिंपल लैंग्वेज लेता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं गांव देहात के जहां पर आज भी उनके लिए छोटे छोटे वर्ड भी क्या है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं, बड़े समस्या क्रिएट कर देते हैं। इसलिए जो शब्द आपको आता है उसी से काम चल जाएगा, नए शब्द सीखने की यहाँ जरूरत आपको नहीं है। इट इंक्रीज विद टाइम, ब्यूटी नेवर डिसअपियर्स, जो सुंदरता है वो कभी गायब नहीं होती है, डिसअपियर नहीं होती है, एंड नहीं होती है। अगर आप चाहो तो डिसअपियर की जगह आप चाहो तो यहाँ पे एंड वर्ड लिख देना, डिसअपियर वर्ड भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी भूल जाओ तो एंड्स चल जाएगा। ठीक है, ब्यूटी नेवर एंड्स बट ऑलवेज प्रोवाइड्स अस पीस एंड हैप्पीनेस, बल्कि हमेशा हमें क्या करती है, प्रोवाइड का मतलब होता है देना, तो आप यहाँ चाहो तो गिव वर्ड को लिख सकते हो। तो ब्यूटी कभी एंड नहीं होती है, डिसअपियर नहीं होती है, लेकिन ये हमेशा क्या करती है, हमको शांति और प्रसन्नता देती है। ये आपकी तीसरी लाइन होगी। मोरोवर, इसके अतिरिक्त ही स्टेट्स, जो कवि है वो कहता है, स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, कहता है। ये लाइन हमने हमारी फॉर्मेट में उठाई है। ब्यूटी वर्क्स लाइक अ क्वाइट शेडी प्लेस, आपकी जो स्टेंजा उसमें एक शब्द आया बॉवर। ठीक है, उस बॉवर शब्द को हमने क्या किया है, एक्सप्लेन कर दिया है कि ब्यूटी क्या करती है, कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, जिस प्रकार से एक शांत छायादार वृक्षों का जो झुंड होता है, उसकी तरह ब्यूटी क्या करती है, एक काम करती है, यानी कि हर इंसान को क्या करती है, आनंद देती है। ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ट्रबल। ठीक है, वापस देखिए, मोरोवर, एडिशनली, मोरोवर का मतलब इसके अलावा या इसके साथ ही स्टैट्स, कवि कहता है कि ब्यूटी वर्क्स, ब्यूटी कार्य करती है कैसे, लाइक अ क्वाइट शेडी प्लेस, कि एक वो शांत और छायादार स्थान की तरह, विच, जो प्रोटेक्ट्स अस, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमें सुरक्षा देता है, फ्रॉम ट्रबल्स, जो मुसीबतों से, ट्रबल का मतलब मुसीबतों से, डिफिकल्टीज से, प्रॉब्लम से हमें सुरक्षा देता है, एंड गिव्स अस कंफर्ट, और हमें आराम देता है। ठीक है, ही फर्दर सेज, वो आगे कहता है कि ब्यूटी, इस बी को स्मॉल कर लेना, है ना, ब्यूटी ऑल्सो ब्रिंग्स अस, देखो ये ब्यूटी का बी है ना, ये स्मॉल ही करना, कैपिटल नहीं। ही फर्दर सेज, वो आगे कहता है कि ब्यूटी ऑल्सो ब्रिंग्स अस साउंड स्लीप, कि जो ब्यूटी है वो हमारे लिए सुकून भरी और गहरी नींद लेके आती है। चिंताओं को मार देती तो नींद कैसे आती है, अच्छी आती है। स्वीट ड्रीम्स लेके आती है, मधुर स्वप्न लेके आती है, एंड गुड हेल्थ एंड पीसफुल ब्रीदिंग, हमारी स्वास्थ्य अच्छा लेके आती है, और पीसफुल, शांति की सांस आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये इस जो स्टेंजा थे इसके लगभग जो थर्ड या फोर्थ लाइन है उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ये देखो, मैंने एक एक वर्ड को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है, और कोई वर्ड अगर आपको टफ लगता है तो गेट इट चेंज कर लो। फाइनली लास्ट में एक पंक्ति और जोड़ते हैं कि अंत में फाइनली ही कंक्लूड्स, इस फाइनली वर्ड की जगह पे आप शब्द इस्तेमाल कर लेना इन द एंड, इन द एंड, ये फिर ठीक है, फाइनली भी ठीक है। ठीक है, ज्यादा करेक्शन नहीं करेंगे, फाइनल भी ठीक है। ही कंक्लूड्स, वो समाप्त करता है, निष्कर्ष निकालता है। कंक्लूड का मतलब ऐसे होता है निष्कर्ष निकालता, तो वो निष्कर्ष निकालता है द स्टेंजा, इस स्टेंजा का, बाय सेइंग दैट, ऐसा कहते हुए वो निष्कर्ष निकालता है। क्या निष्कर्ष निकालता है कि ब्यूटी गिव्स लास्टिंग हैप्पीनेस, ब्यूटी हमें लास्टिंग हैप्पीनेस देती है। लास्टिंग हैप्पीनेस का मतलब लंबे समय तक चलने वाली या हमेशा रहने वाली हैप्पीनेस देती है। एंड रिफ्रेशमेंट, हमें तरोताजगी देती है, ताजगी देती है, टू द ह्यूमन माइंड एंड सोल, मनुष्य के माइंड यानी कि मन और उसकी आत्मा को क्या करती है, शांति और तरोताजगी देती है। कौन, ब्यूटी।
तो ये आपके पहले स्टेंजा का क्या हो गया, एक तरह से पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन हो गया। देखो बच्चों, कोई वर्ड मैंने इसमें नया नहीं लिया है, बहुत आसान से शब्दों के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। वाक्य भी छोटे हैं, बट ज्यादा बड़े वाक्य नहीं है, ठीक है। अब इसके क्रिटिकल अप्रिसिएशन में जो मैंने फॉर्मेट लिया था, आप चाहो तो वो फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये कविता काफी सुंदर है। ध्यान रखना, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर अपने आप में एक कहावत है। जॉन कीट्स की एक ऐसी कविता है जिस पे चाहे तो एक लंबा सा निबंध लिख सकते हैं, हाँ। लेकिन हम जनरल क्या कहते हैं, हम लोग इंग्लिश कंपल्सरी के स्टूडेंट है, लिटरेचर के नहीं है, इसलिए मोटी मोटी बातें समझनी होती है। अगर ये स्टेंजा आ जाता है, जो कि प्रोबेबल है कि इस बार आएगा, मेरे हिसाब से आना चाहिए, तो फिर आपको ये वाला क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखकर आना है। फॉर्मेट वाला भी लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर यही आ रहा है, देखो मैंने पहला यही लिया है, आपकी एक्सप्लेनेशन कहां से शुरू करी, यहीं से, इसका मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार इसे को करना है सबसे पहले। तो अगर ये आता तो ये लिख के लाओ। दो इसमें पॉइंट हम लिखेंगे। पहला, क्रिटिकल अप्रिसिएशन में द पोइट यूजेस द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। जो कवि ये निम्न छंद अलंकारों का वो क्या करता है, इस्तेमाल करता है। जैसा कि इस स्टेंजा के अंदर पहला अलंकार कौन सा है, मेटाफर है, रूपक है, ठीक है, रूपक अलंकार इस्तेमाल करता है। ब्यूटी इज कंपेयर टू अ बॉवर, क्यों, क्योंकि सुंदरता को किससे कंपेयर किया गया है, वृक्षों के झुंड से कंपेयर किया गया है, तो ये मेटाफर का एग्जाम्पल है, ठीक है। शेडी शेल्टर दैट गिव्स पीस एंड कंफर्ट, ये पूरा लिख लेना कि उस बावर से कंपेयर किया गया है जो हमको शांति और आराम देता है। दूसरा, इसमें इमेजरी, कल्पनाशीलता का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जब द पोइट यूजेस वर्ड पिक्चर्स ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है कभी जिसके अंदर स्वीट ड्रीम्स है, हेल्थ है, क्वाइट ब्रीदिंग, विच अपील टू आवर सेंसेस, जो हमारे सेंसेस को क्या करती है, अपील करती है, हमारी इंद्रियों को क्या करती है, आकर्षित करती है। कहने मतलब उस, जब इस कविता को आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ इमेज चलती है, बस उसी को इमेजरी कहते हैं। तो आप चाहो, अगर आपने ये लिख दिया और गलती से मान लीजिए आप ये आपसे याद नहीं हुआ, चाहो तो भैया इसको पूरी तरह से छोड़ देना, कोई आपका फर्क नहीं पड़ेगा। समय हो तो पूरा अटेम्प्ट करना, समय नहीं हो तो कंप्लीट करना, ऐसा नहीं अधूरा करके आ जाओ या उसको छोड़ के आ जाओ। यहीं आपको याद है तो लिख दो, नहीं याद तो छोड़ दो इसको। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, कौन सा, पर्सोनिफिकेशन, ध्यान रखिएगा। ये क्या है सर, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है, देखो पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता है, मनुष्य होता है, मानव होता है, और पर्सोनिफाई करने का मतलब क्या होता है, मानवीकरण। यानी कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब हो गया मानवीकरण अलंकार। यानी कि जब निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है, सजीव वस्तु की तरह प्रस्तुत किया जाता है, तो हम कहते हैं कि इस कवि ने इस पंक्ति के अंदर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है, जैसे कि इस कविता में किया है कि ब्यूटी इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, कि इस कविता में सुंदरता, हम जानते हैं सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, और भाववाचक संज्ञा को ह्यूमन क्वालिटीज, मानवीय गुण दिए गए हैं, है ना। जैसे मानो कि इट कैन प्रोवाइड शेल्टर, जैसे कि शेल्टर देगी, रेस्ट देगी, कंफर्ट देगी, इस प्रकार के जो मानवीय गुण हैं ये किसको दिए गए हैं, ब्यूटी को दिए गए हैं। इसका मतलब इसमें पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और लैंग्वेज की टिप्पणी आप जानते हो, द लैंग्वेज ऑफ द पोम इज क्वाइट सिंपल बट इट हैज डीप मीनिंग। लैंग्वेज इस कविता की क्या बिल्कुल आसान है, लेकिन इसका अर्थ काफी गहरा है। तो इस क्रिटिकल अप्रिसिएशन में आप चाहो तो इस सेकंड कौन सा, इमेजरी को आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर देना। अगर समय ना हो तो आप एक मेटाफर का इस्तेमाल कर लेना, एक पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल करना, और अगर टाइम बच जाए आपके पास में तो लैंग्वेज की कमेंट भी डाल के आना। देखो मैं बार बार इस बात को इंसिस्ट कर रहा हूं कि भैया दिमाग में कितना है उससे मार्क्स नहीं आएंगे, आप लिख कर क्या आ रहे हैं उसके मार्क्स आएंगे। जब आप तैयारी करने के लिए बैठते हैं ना, तो आप ये कहते हैं कि साहब मैं ये भी तैयार कर लूँ, ये भी तैयार कर लूँ, एग्जामिनर को मैं बिल्कुल चकित कर दूंगा ऐसा लिख के, लेकिन लिटरली जब आप वहाँ पे लिखने के लिए बैठते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये भी छूट गया और वो भी छूट गया। अभ्यास करके जाना है इसका। तो देखिए, फिर देख लो, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन में आ चुका है, ठीक है। क्रिटिकल अप्रिशिएशन में क्या घटाना बढ़ाना है ये हमारी बात हो चुकी है। बाकी इसकी कंप्लीट हिंदी आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मैंने पूरे वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन क्या किया है, पीडीएफ में आपके साथ में अटैच कर दी है, ठीक है। सो दैट एग्जाम के समय आप 10 जगह चक्कर ना काटो, 5 वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, सीधी पीडीएफ निकालो। एक बार वीडियो देख लिया, एक्सप्लेनेशन समझ ली, उसके बाद पीडीएफ निकालो, रट्टा तो नहीं मारो लेकिन पढ़ डालो उसको ठीक से।
अब हम बात करते हैं इसका सेकंड जो स्टेंजा है, देखो ये काफी बड़ा है, ठीक है, क्योंकि ये दो स्टेंजा इसमें है एक्चुअली, लेकिन ये इस प्रकार से गुथे हुए हैं कि इसको दो में डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है। हो सकता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या आपका जो जो भी आपका बोर्ड है वो इसको दो भागों में डिवाइड करके दे, ठीक है, लेकिन मैंने दोनों की एक्सप्लेनेशन एक ही जगह कर दी है ना, जैसा भी हो वैसा आप कर लेना, तो आराम से समझना है इसको, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में यहां नहीं करवा रहा। अगर ये स्टेंजा आता है, इसमें से कोई सा ही पार्ट आ गया, स्टार्टिंग का आ गया, लास्ट का आ गया, कोई सा ही पार्ट आए, जो एक्सप्लेनेशन में आपको दे रहा हूं बस वही आपको क्या करना है, लिख कर आनी है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। रेफरेंस तो वही रहेगा, रेफरेंस में तो अलग से कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। रेफरेंस क्या है सर, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम अ फेमस पोएम, ये जो पंक्तियां ली गई है थिंग ऑफ ब्यूटी से, जिसको लिखा है जॉन कीट्स ने, रेफरेंस वो का हुआ है। कॉन्टेक्स्ट जरूर इसका ठीक ठाक लिख के आना, ठीक है। देखो कॉन्टेक्स्ट क्या, इन दीज लाइन्स, इस लाइन के अंदर पोइट कन्वेज दैट, पोइट कहता है कि, कन्वे का मतलब सेज होता है, कहता है कि इन स्पाइट ऑफ सैडनेस एंड डिस्पेयर, ध्यानपूर्वक समझना, इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। जब आप हिंदी देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा किसके बावजूद, के बावजूद, सैडनेस यानी दुख, ठीक है, और डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, कि निराशा और दुख के बावजूद भी ब्यूटी टाइज अस, जो सुंदरता है वो हमको बांध देती है, सुंदरता क्या करती है, बांध देती है, टू लाइफ, किसको, हमें बांध देती है जीवन से, ठीक है। यस लाइक, किसकी तरह, लाइक ए फ्लावरी बैंड, जैसे कि एक फ्लावरी बैंड होता है, फ्लावरी का मतलब पुष्पों से बना हुआ, फूलों से बना हुआ जो बैंड होता है, बैंड तो आप जानते ही हैं, राइट। तो ये जो ब्यूटी है, ये जीवन में दुख और डिस्पेयर के बावजूद हमें जिंदगी से बांधती है, जिस प्रकार से फ्लावरी बैंड बांध देता है, एंड फिल्स अस, और हमें भर देती है, विद होप, हमें आशा से भर देती है, होप मींस आशा, एंड इट रिमूव्स, और ये हटा देती है, ये क्या करती है, रिमूव कर देती है, हटा देती है, किसको हटा देती है, ये हटा देती है द डार्कनेस, डार्कनेस का मतलब हो गया अंधकार, ये क्या कर देती है, अंधकार को हटा देती है, फ्रॉम आर स्पिरिट, हमारे स्पिरिट से, हमारी आत्मा से, हमारे मन से, क्या करती है, ये अंधकार को हटा देती है, एंड ब्रिंग्स जॉय, और आनंद, शांति, और इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होती है, प्रेरणा लेकर आती है। देखो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि इसकी जो स्टेंजा है वो दो स्टेंजा का कॉम्बिनेशन है, एग्जामिनर एक दे या दोनों दे दे, या दोनों में से जो भी है, ये लिख कर आना, अच्छी तरह याद कर लो, ठीक है। दो चार बार इसको क्या करोगे, आसानी से याद हो जाएगा, और हिंदी पढ़ लेना, ठीक है, कोई मुश्किल शब्द इसमें नहीं है। तो मैंने आपको एक एक वर्ड को एक्सप्लेन कर दिया है, अब आइए इसकी मैन एक्सप्लेनेशन पे। तो उसी प्रकार से देखो, मैंने उसी फॉर्मेट में लिखा है जो फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, ध्यान समझते रहे। इन द वेरी फर्स्ट लाइन, कि पहली ही पंक्ति के अंदर, द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, वी वीव, हम बुनते हैं, वीव का मतलब क्या हो गया, बुनना, बनाना। अगर आप वीव शब्द को अगर आप भूल जाते हैं तो आप यहाँ पे मैक शब्द का इस्तेमाल भी करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। मैं छोटे छोटे वर्ड्स का भी दूसरे में दे देता हूँ भैया, मैं चाहता हूं कि आपका एग्जामिनर सर्कल ना करे, ठीक है। द पोइट सेज दैट एवरी मॉर्निंग वी वीव अ फ्लावरी बैंड, कि हर सुबह हम एक फ्लावरी बैंड बनाते हैं, दैट बाइंड्स अस, यानी प्रकृति के साथ में संबंध स्थापित करते हैं, जो हमें बांध देता है, जो हमें बाइंड कर देता है। अभी शब्द आया था टाइज, ये टाइज का ही दूसरा वर्ड हो गया, बाइंड अस, हमें बांध देता है, टू द अर्थ, इस पृथ्वी से हमको बांध देता है। इस कविता का, इस लाइन का मतलब क्या है, पृथ्वी से बांधने का मतलब क्या है, इट मीन्स, इसका मतलब ये है, एक इसका अभिप्राय ये है, ब्यूटी गिव्स अस अ रीजन, कि जो ब्यूटी है, सुंदरता है, वो हमें एक कारण देती है, क्या देती है, एक कारण देती है, टू लिव, जिंदा रहने का, है ना। जब इंसान निराश हो जाता है और प्रकृति में टहल टहल के आता है तो उसको क्या मिलता है, एक जीवन को आगे बढ़ाने का क्या मिलता है, एक कारण मिल जाता है, राइट। एंड स्टे कनेक्टेड टू लाइफ, वो हमको जिंदा रहने का और जीवन से जुड़े रहने का, स्टे का मतलब ठहरना नहीं, जुड़ना हो गया, स्टे कनेक्टेड का मतलब
कनेक्ट रहना, संपर्क में रहना, और किसके साथ में, जीवन के साथ में संपर्क में रहना। तो देखो ये अच्छी तरह समझ लेना, पहली पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर समझा दूं कि पहली पंक्ति में कवि कहता है कि हर मॉर्निंग हम वीव करते हैं, बनाते हैं फ्लोरी बैंड दैट बाइंड्स अस, जो हमको बांध देता है टू द अर्थ, अर्थ से बांध देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट ब्यूटी गिव्स अस अ रीजन टू लिव, सुंदरता हमें जिंदा रहने का एक कारण देती है, एंड स्टे कनेक्टेड टू लाइफ, और जीवन के साथ में कनेक्ट रहने का भी कारण देती है, ठीक है। आगे चलते हैं। देन ही एड्स दैट, उसके बाद में कवि ऐड करता है, इवन दाउ, ई को स्मॉल कर देना भैया, इवन, इवन दाउ लाइफ इज फुल ऑफ सैडनेस, हालांकि, इवन दाउ का मतलब क्या हो गया, हालांकि, कि हालांकि लाइफ इज फुल ऑफ सैडनेस, जो जीवन है वो सैडनेस यानी दुख से भरा हुआ है, होपलेसनेस निराशा से भरा हुआ है, एंड अ लैक ऑफ नोबल पीपल, और आदर्शवादी लोगों से, नोबल उच्च लोगों से की कमी से भरा हुआ है, यानी संसार के अंदर पापी ज्यादा है, महात्मा कम है, ठीक है। लेकिन ब्यूटी क्या करती है, ब्यूटी ऑलवेज कंफर्ट्स अस, कि हालांकि जो हमारा जीवन है वो सैडनेस से, हमारा होपलेसनेस से और लैक ऑफ नोबल पीपल से भरा हुआ है, लेकिन सुंदरता क्या करती है, हमें कंफर्ट करती है, हमें आराम देती है, हमें सुकून देती है, ठीक है। कंफर्ट का मतलब क्या होगा यहाँ पे, सुकून देना, कंफर्ट अस का मतलब हमें सुकून देती है। मोरोवर, इसके अलावा ही स्टेट्स दैट, कभी ये भी कहता है, क्या कहता है, वी ऑफन फेस ग्लूमी डेज, हम कई बार ग्लूमी डेज का सामना करते हैं। फेस का मतलब हो गया यहाँ पे सामना करना, ठीक है, सामना करना, और ग्लूमी डेज का मतलब क्या हो गया, जो ग्लूमी का मतलब हो गया दुख भरे दिन, है ना, दुख भरे दिन, उसको हम क्या कह सकते हैं, ग्लूमी डेज कह सकते हैं। ट्रांसलेशन में और अच्छी तरह देख लेना, ठीक है। तो कवि इसके अतिरिक्त ये कहता है कि वी ऑफन फेस ग्लूमी डेज, हम अक्सर दुख भरे दिनों का सामना करते हैं। अनहेल्दी सिचुएशन, अस्वस्थ या डिफिकल्टी से भरी हुई परिस्थितियों का या स्थितियों का हम सामना करते हैं। एंड डार्क पाथ्स, डार्क का मतलब क्या हो गया, अंधेरे से भरे हुए, और पाथ्स का मतलब क्या हो गया, मार्ग। यानी कि पूरा एक साथ देख लो इसको, यहाँ इसका इस सेंटेंस को यहाँ तक, कि इसके अतिरिक्त कवि क्या कर स्टार्ट करता है, तो ये तो लाइन फॉर्मेट की है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हम अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, हम अक्सर सामना करते हैं किन चीजों का, सर, ग्लूमी डेज का, दुख भरे दिनों का, ठीक है, अनहेल्दी सिचुएशंस, ठीक है, अस्वस्थ परिस्थितियों का, एंड डार्क पाथ्स, और अंधकार से भरे हुए रास्तों का हम सामना करते हैं। अंधकार से भरे हुए रास्तों का मतलब पता नहीं पड़ेगा जीवन में करना क्या है या क्या नहीं करना है। यट तो भी ब्यूटी एक्ट्स एज अ पावरफुल फोर्स, लेकिन जो ब्यूटी सुंदरता है वो कार्य करती है। एक्ट का मतलब क्या हो गया, कार्य करना होता है, किसी भी काम को करना या भूमिका निभाना। किसकी भूमिका निभाती है, एज अ पावरफुल, शक्तिशाली बल की तरह, एक पावरफुल फोर्स की तरह क्या करती है, ब्यूटी काम करती है। ही फर्दर सेज, कवि आगे कहता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज सफरिंग्स, इन सभी सफरिंग्स के बावजूद भी, सफरिंग्स का मतलब क्या होता है, दुख, इन सभी दुखों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी ऑलवेज रिमूव्स द पाल, कि जो ब्यूटी, आप चाहो तो इस सम शेप को हटा दो, आप सीधा लिख देना यहाँ पे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो सम शेप ऑफ ब्यूटी, लेकिन आप आसान कर दो सेंटेंस को, कि ब्यूटी ऑलवेज रिमूव्स, कि जो ब्यूटी है वो हमेशा रिमूव कर देती है, हटा देती है, पाल, पाल तो आप जानते हो, कवरिंग, है ना, और कवर लिखा भी है, ऑफ सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। फिर देखो कि इन सब के बावजूद भी, यानी इन सारे दुखों के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता का कुछ हिस्सा, या ब्यूटी लिख दो आप सीधा, ब्यूटी ऑलवेज रिमूव्स, जो ब्यूटी हमेशा रिमूव कर देती है, किसको रिमूव कर देती है, द कवर ऑफ सैडनेस, दुख की जो चादर है, जो दुख का जो चादर हमारे जीवन पे छाई हुई है, उसको हमारे हृदय से, हमारे दिलों से क्या करती है, रिमूव कर देती है, हटा देती है। फाइनली अंत में ही कंक्लूड्स द स्टेंजा, वो इस स्टेंजा को क्या करता है, कंक्लूड करता है, निष्कर्ष निकालता है, बाय सेइंग दैट, ये कहते हुए कि ब्यूटी लिफ्ट्स आवर स्पिरिट, लिफ्ट का मतलब होता है ऊंचा उठाना, ठीक है, लिफ्ट का मतलब क्या हो गया, ऊंचा उठाना,
लिफ्ट कर देती है, ऊंचा उठा देती है। किसको उठा देती है? हमारे स्पिरिट को, हमारी हिम्मत को। स्पिरिट का मतलब हिम्मत भी हो सकता है, स्पिरिट का मतलब आत्मा भी हो सकती है। तो हमारी हिम्मत को, हमारे करेज को, हमारे साहस को ब्यूटी क्या करती है? ऊपर उठा देती है। फिल्स अस विद हैप्पीनेस, हमें हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता से भर देती है। एंड और गिव्स अस स्ट्रेंथ, और हमें बल देती है, हमें ताकत देती है। टू फेस, सामना करने की ताकत देती है। सामना करना, फेस का मतलब सामना करना, लाइफ जीवन का सामना करना, विद होप, आशा के साथ में हमें जीवन का सामना करने के लिए ब्यूटी क्या करती है? हमें स्ट्रेंथ देती है, बल देती है, ताकत देती है। ठीक है, तो जो आपका लास्ट के जो दो स्ट्रेंजर, दोनों में से भैया कोई सा पूछे, ये पूरा ही लिख के आना है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान रखना। ये तो फॉन्ट बड़ा है इसलिए आपको दिख रहा है, जब आप लिखेंगे तो आसानी से ये एक पेज में आ जाएगा। और भैया देखो ऐसा है, अगर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स चाहिए तो एक पेज के आसपास लिख कर आना पड़ेगा। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल अप्रिसिएशन आ जाएगा एक पेज। अब क्रिटिकल अप्रिसिएशन में सिंपल सी बात है, वही हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें दो चीजें, पहला मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। पहले वाले स्टेंजा में तो ब्यूटी को बावर के साथ में कंपेयर किया गया था, लेकिन इस स्टेंजा में ऐसा नहीं है। यहां पे क्या है? द पोइट कंपेयर्स द चैन ऑफ फ्लावर्स, ये जो चैन ऑफ फ्लावर जिसको उसने फ्लावरी बैंड कहा था, ठीक है, तो इसका कंपेयर किससे किया गया? टू द बॉन्ड दैट टाइज ह्यूमन बीइंग विद द अर्थ एंड लाइफ। अब थोड़ी सी ध्यान समझना कि इसमें मेटाफर क्यों है, रूपक अलंकार क्यों है। मेटाफर मीन्स क्या हो गया सर? रूपक होता है। रूप अलंकार कैसे हुआ कि इसमें जो कवि है वो फूलों का जो बैंड है उसको किसके साथ में कंपेयर करता है? कि वो बॉन्ड, वो संबंध, वो बंधन जो इंसान को क्या करता है? अर्थ और जीवन से जोड़ता है। तो फ्लावरी बैंड को उस संबंध, उस बंधन के साथ में क्या किया? कंपेयर किया गया। ठीक है, कभी आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप मेटाफर की क्वालिटीज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें मेटाफर क्यों है, रूपक क्यों है। ठीक है, आप कहोगे सर हमें क्या लेने देना, हम तो इंग्लिश कंपलसरी के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है। तो भैया याद करके रट्टा मार के लिख देना, मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, खत्म कहानी फिर। ठीक है, एक मेटाफर हो गया। इमेजरी भी है इसके अंदर, ब्यूटीफुल वर्ड पिक्चर ऑफ फ्लावरी बैंड, मैंने बहुत सारी वर्ड पिक्चर इस्तेमाल की है। ग्लूमी डेज एंड डार्क स्पिरिट्स क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन द रीडर्स माइंड, इसमें बहुत सारी इमेजरी का इस्तेमाल किया गया। इमेजरी का सिंपल सा मतलब जिसको पढ़ते हमारे दिमाग में कुछ इमेज चले। ठीक है, तो इन शब्दों के जरिए कवि ने इमेजरी का इस्तेमाल किया है। और लास्ट में एंटीसिस, जैसे मैंने पहले वाले स्टंजा में कहा था, पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया था, और मैं कहा था कि इमेजरी का इस्तेमाल करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो छोड़ देना। इसमें भी आप ऐसा कर सकते हो। फिर मैं कह दूं भैया आपको कंप्लीट करके आना है, भले एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन कम कर देना। ठीक है, एंटीसिस का मतलब क्या था? कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास। देखो, कॉन्ट्रास्ट इज शॉन, इसका मतलब है विरोधाभास, दो विरोधी विरोधी बातों को एक साथ लेके आना। कॉन्ट्रास्ट इज शोन बिटवीन सोरो एंड ब्यूटी, डिस्पेयर एंड होप। देखो दो क्या होता है? एंटीथेसिस तब आता है जब दो एंटोनिम साथ साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। हम जानते हैं सोरो का मतलब दुख, और ब्यूटी का मतलब क्या हो गया? सुख। हम जानते हैं डिस्पेयर का मतलब निराशा, और होप का मतलब क्या हो गया? आशा। तो आप दो विरोधी प्रकार की चीजों को एक साथ जब इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहते हैं कि इसने कवि ने क्या किया? कॉन्ट्रास्ट का इस्तेमाल किया है या एंटीथेसिस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, हमें मतलब है 5 मार्क्स हैं, समझ के लिखो, रट्टा मार के लिखो, जैसे लिखो, बिना मिस्टेक के लिख के आना है। बस आपका एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई तूने रटा है, या तूने याद किया है, या तूने मन से लिखा है, कोई नहीं पूछेगा। आपके एग्जामिनर के सामने आपकी आंसर शीट होगी, वो चेक करेगा, 0 मार्क सॉरी सर्कल लगाने का मौका नहीं मिलेगा। तो भाई वो भी क्या करेगा? 5 आउट ऑफ 5, 6 आउट ऑफ 6 जो भी आपकी बोर्ड में है वो आपको मार्क्स अवार्ड कर देगा। ठीक है भैया, तो यहाँ हो गई हमारी एक्सप्लेनेशन। अब आपको क्या करना है? आपको इतना सा करना है, अगर ये क्लास ठीक ठाक समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप लाइक करो। चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो उसको सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा अच्छी लगती तो आप दूसरे बच्चों को भी क्या करो, इसका लिंक शेयर करो। ठीक है, और पीडीएफ मैंने आपको सोर्स बता दिया, आप वहाँ से आराम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले एक्सप्लेनेशन के लिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।
बंद हो जा भाई।